नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PW ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की आंसर की को। देखिए 2023 का पेपर जो था वो बहुत अनकन्वेंशनल रहा है। जो स्टेटमेंट्स थे वो रिलेटिवली मैं ये कहूँगा कि ऑन एन एवरेज जैसा यूपीएससी पूछता था वैसे ही रही, बट जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े मॉडिफाई होने की वजह से ओवरऑल आपके जो क्वेश्चन है मॉडरेट से टफ कैटेगरी में पहुँच गए। मतलब आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, बट क्योंकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आप मेजॉरिटी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। तो आइए देखते हैं 2023 का पेपर कैसा रहा और इसमें हम जानेंगे कि पर्टिकुलरली अलग अलग क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं। साथ ही साथ आने वाले पेपर यानी 2024 के लिए आप कैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को तैयार कर सकते हैं, किन किन बातों पर आपको फोकस करना चाहिए वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। अब यहाँ पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को नोटिफाई करती है कम्युनिटी रिजर्व तो उसका क्या मायने हैं। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है। अब एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व कैसे बनते हैं। तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रावधान गिवन है कि भाई इसको अमेंड किया गया था 2002 में, जिसके तहत ये कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व को बनाया जाता है। अब इसमें पहले जो लोकल कम्युनिटी होती है वो इसको गवर्न करती है, बट जैसे ही ये इस एक्ट के अंडर आता है तो उसके बाद सभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो आपके प्रावधान है इस एरिया पे एप्लीकेबल होते हैं और जिसकी वजह से अब इसे एडमिनिस्टर करते हैं या गवर्न करते हैं आपके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरियाज। तो डेफिनेटली ये एक बात है। आप ये समझिए कि एक तरह का बफर का काम करता है। जैसे मान लीजिए एक नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क के आसपास आप एक बफर क्रिएट करते ताकि इस जंगल के ऊपर आपका ज़्यादा दबाव ना पड़े। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अब ऐसा अगर आप बफर के बारे में सोचेंगे ना तो बाकी 2 स्टेटमेंट्स भी आपको करेक्ट लगेंगी, क्योंकि बफर में एक आप ये देखते हैं कि भाई जंगल के ऊपर आपका असर ना पड़े, तो यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, इन एरिया में आप लोगों को नॉन टिम्बर गुड्स के लिए अलाउ करते हैं। उसके अलावा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए भी अलाउ कर देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी अलाउ कर देते हैं या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के लिए भी अलाउ कर देते हैं। बट वो अलाउ किया जाता है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। अब आपको जो कन्फ्यूजन हुई ना, मैं इसको थोड़ा दूर करता हूँ। आप समझिए कि आपने शायद इको सेंसिटिव जोन के बारे में सुना होगा। इको सेंसिटिव जोन जो है 1986 जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंडर डिक्लेयर किए जाते हैं। अब वहाँ पर ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अलाउ हैं उन बफर एरियाज में, बट क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आया है तो मोस्टली इनके अंदर ये 3 और 4 जो आपके ऑप्शन है ये एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होंगी। अब आपको ये समझना है कि भाई ये एक्ट का डिफरेंस है, इस वजह से जो इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड है, वो भी बफर है, बट स्टिल ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अगर कोई एरिया डिक्लेयर्ड होता है तो उसके केसेस में ये आपको नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी 2 स्टेटमेंट ठीक है, पहली और दूसरी, तो इस वजह से आंसर बनेगा ओनली 2। अब यहाँ यूपीएससी ने सोर्स क्या रखा है, तो डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ऊपर आर्टिकल पब्लिश हुआ था सितंबर आई गेस 2022 में। तो ये बेस रहा था आपका इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था कि आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं ना, जैसे विलेज कम्युनिटी आपकी MOU साइन करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। अब ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं और कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनसे किस तरह के लीगल डॉक्यूमेंट पे, मतलब उस कम्युनिटी रिजर्व को क्रिएट करने के लिए क्या वहाँ पर उनके लिए सैंक्शनड है क्या नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, इन्हें नहीं पता लगता है, जिसकी वजह से ये कई बार परेशानियों में घिर जाते हैं। तो ये बेसिकली इसका सोर्स रहा है आपका। और आई होप आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, मेरे को पता है कन्फ्यूजन कहाँ रही होगी, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के प्रेशर में हैं तो आपको ये नहीं याद रहता कि इको सेंसिटिव जोन जो डिक्लेयर किए जाते हैं दैट इज़ अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये जो कम्युनिटी रिजर्व हैं ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है। तो दोनों एक्ट का फ़र्क आपको शायद उस समय नहीं समझ में आया होगा। तो मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चों ने इसमें ऑल ऑफ द 4 मार्क किया होगा। आप में से बताना किन किन ने ये गलती की है। आइए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वाइट सिंपल। ये एनर्जी सेगमेंट में आप जोड़ सकते हैं। जब हम बात करते हैं क्लीन एनर्जी के बारे में तो वहाँ से इसे जोड़ सकते हैं। इंडिया डिस्पाइट हैविंग हाई यूरेनियम डिपॉजिट, अब जैसे राजस्थान में मिल जाता है, कई और एरिया में भी आपको जैसे यूरेनियम देखने को मिलता है। यूरेनियम की डिपॉजिट हमारे पास बहुत है, बट फिर भी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है दैट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन कोल।
अब जैसे मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि भाई हमारे यहाँ पर 2/3 जो एनर्जी है दैट इज़ कमिंग ओनली फ्रॉम द कोल सेगमेंट। अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें तो 2/3 हमारी एनर्जी वहाँ से जनरेट हो रही है, और हमारा एम भी ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से बाय 2030 तक 50% अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करें। अब यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अब देखो एलिमिनेशन लगता है, बट किस तरह से लगता है इसको हम देखते हैं। अब देखो यहाँ आपकी डी स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि पहली स्टेटमेंट को यहाँ पर इनकरेक्ट कह रखा था। अब यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन बच गए। मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन बचते थे, अब अभी भी आपके पास 75% आंसर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि यूरेनियम इनरिचमेंट टू एक्सटेंड एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि भाई यूरेनियम इनरिचमेंट इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, 3 से 5% से भी काम चल सकता है। और बात करूं अगर मिलिट्री ग्रेड की तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 97%। तो 3 से 5% के बाद एक्चुअल में वो इनरिचमेंट हो सकती है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। बट इनरिचमेंट का जो प्रोसेस है, इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी पुरानी है कि लाइक उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता है। उसके अलावा ये जो आपके यूरेनियम पावर प्लांट्स हैं, इनको बनाने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स चाहिए वो भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इंडिया में कई चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में इंडिया में यूरेनियम का जो यूज़ है वो कम हो रहा है। अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार इसके ऊपर भी फोकस कर रही है, तो कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें, रिलेटिवली एक स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होगा, दूसरी स्टेटमेंट के बारे में कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि आप 60% के चक्कर में अटक गए होंगे। बट अगर आपने थोड़ा भी यूरेनियम की या आपने लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा होता तो आपको पता होता कि 3 से 5% ही उसमें यूरेनियम इनरिचमेंट की ज़रूरत रहती है। तो बेसिकली क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा टफ इसलिए लगा क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट के बारे में शायद आपको ना पता हो। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वैसे इसका भी सोर्स जो आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है एनर्जी की लाइक उससे निकला है, तो लाइक गवर्नमेंट साइट से डाटा लेके ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। लास्ट ईयर भी यूरेनियम के ऊपर क्वेश्चन आया था, इस साल भी। अब देखिए जब भी मैंने आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया ना, मैंने आपको एक चीज़ कहा है कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में ना इस साल से पहले 65 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 10 सालों में। मतलब ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चन हर साल, 5 से 6 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ ही रहे थे। अब इस साल एक बार फिर से यूपीएससी ने अपनी जो प्रेम है स्पीशीज के प्रति वो दोहराया है। तो इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, दैट इज़ ट्रू। अब आपको शायद याद हो कि वेस्ट बंगाल एरिया में, मतलब अपना वेस्ट बंगाल एरिया में आपको कैंगरू देखने को मिले थे, एंड बहुत हो हल्ला हुआ था कि यहाँ पर पहुँचे कैसे, इनकी पोचिंग की जा रही थी, साइट्स का भी हवाला दिया जा रहा था कि भाई जो आपका कन्वेंशन है उसके तहत ये इलीगल है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई थी। तो मार्सुपियल की जो आप बात कर रहे हैं डैट इज़ कैंगरू की प्रजाति, जिनके आगे एक पाउच होता है, जेब होती है, जहाँ पर उनके बेबी को रखते हैं वो, क्योंकि बेबी स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में काफ़ी वीक होता है। अब यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट देखिए, मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। पहली बात तो जहाँ पर आपको नो प्रेडेटर दिख गया ना, तो आप समझिए कि ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है। हर स्पीशीज़ का कोई ना कोई प्रेडेटर होता है। अगर अल्टीमेटली अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, शायद आप में से किसी ने अगर मेरी क्लास अटेंड की हो ऑफलाइन, तो मैंने एक कहानी सुनाई थी अबाउट येलोस्टोन। येलोस्टोन में क्या हुआ था कि प्रेडेटर्स जो थे वो वुल्फ हुआ करते थे और वहाँ से वुल्फ को मार दिया, तो जिसकी वजह से हर्बीवोरस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। अब हर्बीवोरस की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो वो आराम से बैठ के जितनी भी घास फूस है उन सबको खा जाते हैं। अब अगर वो घास फूस को खाएंगे तो क्या होगा, प्लांट्स की जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ होंगे और वो एरिया एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मोर ओवर वहाँ पर आपको हनी बीज वगैरह भी कम देखने को मिलेंगी जब प्लांट घट जाएंगे, तो जिसकी वजह से एक मोनोकल्चर वहाँ पर प्रमोट करेगा, तो इंसेक्ट वगैरह के अटैक बढ़ने से भी प्लांट आपके कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर नो प्रेडेटर की वजह से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे पार्ट्स में ये देखने को मिलते हैं। साउथ अफ्रीका में ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिल जाते हैं, कई एरिया में आपको ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो डजेंट मैटर वो माउंटेन ग्रासलैंड तो नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो कहीं ना कहीं ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। अब अगर हमें पहली स्टेटमेंट पता होती तो यहाँ पर अगेन आप एटलीस्ट एक स्टेटमेंट को तो एलिमिनेट कर ही सकते थे, बट यहाँ पर अब जब आपको ये पता लग गया कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है,
तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी गई आपकी, ये भी गई, और आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। देन अगेन इसका सोर्स आपका न्यूज़पेपर रहा है, जो मैंने आपको कहा था कि वेस्ट बंगाल में मतलब आपको मार्सुपियल्स देखने को मिलते, कैंगरू देखने को मिलते, उस वजह से। नाउ यूपीएससी का एक और प्यार है स्पीशीज, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके अलावा एक प्यार और है, अलग अलग चीज़ों की ना नई नई, अगर आपके पास कोई ग्रुप बनता है या आप ये कह सकते हो कि नई कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, मोस्टली यूपीएससी उनके बारे में पूछता है। ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतने क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि अब उनके बारे में यूपीएससी पूछना भूल गया। अब देखो, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, अब इस क्वेश्चन को लॉजिकली अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आप कर सकते थे, बट मैं मानता हूँ आपके पास एक एडिशनल प्रॉब्लम थी कि एग्ज़ाम का प्रेशर, ऊपर से जो पेपर था अनकन्वेंशनल था, तो आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो अपने आप बंद हो गए होंगे। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अगर आप देखें, ये डील करता है, जैसे UNFCCC से भी डील करता है, मोस्टली आपका IPCC से भी डील करता है, मतलब काफ़ी चीज़ों में इसने लाइक आपका पार्टिसिपेट किया है, बट मोस्टली कभी ये स्पेसिफिकली किसी स्पीशीज़ के कैटेगरी में नहीं घुसा है। ओवरऑल इन्वायरमेंट को डील करता है, बायोडाइवर्सिटी को डील करता है, बट कभी स्पीशीज़ की कैटेगरी या क्लासिफिकेशन के लिए वो नहीं गया। तो यहाँ पर आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये भी आप एक तरह का फंड मान के चलिए कि जो लाइक स्पीशीज़ के कंजर्वेशन वगैरह के लिए एफर्ट डालता है, बट स्टिल नॉट द केस। अब तीसरी स्टेटमेंट और पहली में आपको डाउट हो सकता था। अब इसमें एक चीज़ बताइए, 1967 में पहली बार रेड डाटा बुक जो है आपकी किसने पब्लिश की थी? अब इसके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है स्पीशीज़ की, बताइए जरा। अगर हम स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो पर्टिकुलरली IUCN के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि किसी अदर इंस्टीट्यूशन के पास। तो यहाँ पर लॉजिकली भी चलते हैं आप, तो भी आप IUCN के बारे में करेक्ट मार्क कर सकते थे, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1948 में, और 1956 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। स्टार्टिंग में IUPN था और फिर बाद में नाम चेंज करके IUCN पड़ा था आपका। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, ये भी आपका कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से ही आया था। मोस्टली मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इन्वायरमेंट में बेसिक्स पढ़ के आपको करंट अफेयर से रेगुलरली अपने आप को अपडेट करना होगा। ऑल्दो मैं आपके साथ अभी थोड़े दिनों में एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए इन्वायरमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मेजर सोर्सेज रहे हैं गवर्नमेंट के, मतलब यूपीएससी के, इन क्वेश्चन को डिज़ाइन करने में। तो एक बार वो चॉकआउट करके फिर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ से मेजरली क्वेश्चन आए हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉयन टेल मकाओ, मालाबर, कविट एंड सांबर डियर, इनमें से कौन से नॉक्टर्नल स्पीशीज़ हैं जो एक्टिव रहते हैं सनसेट के बाद? अब देखो, लॉयन टेल मकाओ आपको कर्नाटका वाले पार्ट में देखने को मिलता है, एंड वन ऑफ द स्पीशीज़ है जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रही थी। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो आपको ये पता लग जाता कि ये डियर्नल स्पीशीज़ है, मतलब डे टाइम पे एक्टिव रहती है। और जहाँ भी नॉक्टर्नल वर्ड यूज़ किया जाता है ना, तो पर्टिकुलरली मतलब कोई स्पीशीज़ होती है तो पर्टिकुलरली उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर आपकी जो लॉयन टेल मकाओ है वो इसके सही कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी दो के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो मोस्टली मैं ये मान के चलता हूँ कि यस डेफिनेटली ये क्वेश्चन आउट ऑफ ब्लू है। कभी भी जैसे पर्टिकुलरली किसी स्पीशीज़ ने अडेप्टेशन में क्या यूज़ किया है इसके बारे में यूपीएससी ने पहले नहीं पूछा था, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अनकन्वेंशनल था, और ऊपर से इसमें स्टेटमेंट्स भी ऐसी दे दी जहाँ से आपका आंसर बन नहीं सकता था। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर होता ना 1, 2 and 3 या 1 and 2, 1 and 3, तो डेफिनेटली मेरे को पता है कि बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर लेते जब आपको ये पता था कि 1 नहीं है स्टेटमेंट। अब यहाँ क्योंकि अपने पास वैसी स्टेटमेंट नहीं थी, तो डेफिनेटली एक तो आपने इन स्पीशीज़ के अडेप्टेशन के बारे में कभी पढ़ा नहीं होगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर वैसे आपका आंसर बन जाएगा 2 and 3, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तो 2 आपके सही हैं, यानी 2 स्टेटमेंट सही होंगी, तो ओनली 2। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कहता हूँ अडेप्टेशन आपको सभी जगह आपने पढ़ा होगा, जहाँ से भी आपने लाइक सोर्स पकड़ा होगा वहाँ पर अडेप्टेशन पढ़ा होगा, बट आई टोटली रिलेट विद यू ऑल पीपल दैट यू माइट नॉट बी अवेयर अबाउट कि ये मालाबार क्विट क्या आपका लाइक डियर्नल है या नॉक्टर्नल है। एंड डेफिनेटली मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आपको आगे भी इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है आउट ऑफ ब्लू कभी कभार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, तो ये नॉर्म नहीं है नॉर्मल, बट स्टिल देखते हैं आगे क्या हमारे को करना चाहिए, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे।
बट डेफिनेटली ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था फॉर दोज जिसने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लाइक बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगेन सोर्स आपका करंट अफेयर रहा है इसका भी। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दैट इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म विगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ फूड। अब विगल का डांस कैसा होता है, तो अगर आपने ततैये देखे हो ना, हनी बी वगैरह, वो कुछ इस ऐसे 8 के फेरे में घूमते हैं। ये जो 8 के फेरे में घूमते हैं ना, इसे कहा जाता है विगल डांस। अब ये कौन करता है? ये मधुमक्खियाँ करती हैं, आपके हनी बी। इसका आंसर आपका क्या है? सी ऑप्शन। आपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा ये, बट मैं ये मान के चलता हूँ ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन था जो कन्वेंशनली आप किसी भी जगह से कवर नहीं कर सकते थे, किसी भी बुक में ये गिवन नहीं है। एंड अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू शुड नॉट अटेम्प्ट। अगर अनटिल और अनलेस आपने इसको करंट अफेयर में नहीं पढ़ा है तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। अगेन एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है। 2 क्वेश्चन अभी तक ऐसे मिले जिसे अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल था। ये क्वेश्चन क्वाइट सिंपल था, बहुत ही सिंपल मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए मशरूम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया जाता है। आप अगर देखें तो गुशी मशरूम भी आपका काफ़ी फेमस रहा था। उसके अलावा मशरूम्स साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ हेलुसिनेशंस वगैरह होती हैं कुछ मशरूम्स को खाने से, तो वो चीज़ यहाँ पर रहती है। दैट इज़ ट्रू। यहाँ पर ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कुछ मशरूम्स इंसेक्टिसाइड्स प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। कुछ आपके बायोल्यूमिनेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब ग्लो करते हैं, तो यस दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को तो करेक्ट करके आए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अगेन ये भी आपका करंट अफेयर के सोर्स से रहा है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दी स्क्विरल पार्ट, एक और स्पीशीज़ के बारे में। देखिए यहाँ पर मशरूम के बारे में पूछा, यहाँ पर आपको बी के बारे में पूछा, यहाँ पर एनिमल स्पीशीज़ के बारे में, तो यहाँ पर भी स्पीशीज़ के बारे में। तो मैंने कहा था ना बायोडाइवर्सिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगेन यूपीएससी इस चीज़ को दर्शाता हुआ, बट इस बार ही जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे ना वो कन्वेंशनल सोर्सेज से अलग थे, तो दैट्स वाई आपको बहुत मुश्किल भी फेस आपने की होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वेरल्स। तो यहाँ पहली स्टेटमेंट है कि दे बिल्ट नेस्ट फ्रॉम मेकिंग बोरोज इन द ग्राउंड। अब अगर आपने इंडियन स्क्वेरल को देखा हो ना, गिलहरी, पाम गिलहरी भी बोलते हैं, पाम स्क्वेरल भी बोलते हैं इसे, तो ये जनरली आपको पेड़ों के आसपास देखने को मिलती है। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि भाई ये ग्राउंड के ऊपर अपने नेस्ट बनाए, क्योंकि जनरली इनका ग्राउंड के ऊपर नेस्ट ना बनाने का रीज़न ये है कि जो जैसे कैट्स वगैरह हैं या अदर आपके जो एनिमल्स वगैरह होते हैं जैसे स्नेक्स एंड ऑल, ये फ्रिक्वेंटली इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा उनसे रिलेटिवली डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए दे मेक देयर हाउसेज एट ट्रीज, तो वहाँ पर वो घास फूस का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी पहली जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गई। अब पहली स्टेटमेंट गलत है तो नन वाला आपका ऑप्शन चला गया, ऑल 3 वाला आपका ऑप्शन चला गया। सॉरी, नन वाला तो अभी भी काबिल है, लाइक ऑल 3 वाला चला गया। अब दूसरी चीज़, दे स्टोर देयर फूड मटीरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। तो ये आपको शायद ना पता हो, बट ये आपको डेफिनेटली पता होगा कि वो ओमनीवोरस हैं, दे कैन ईट लाइक नट्स, आपके सीड्स वगैरह खा सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर ये खा लेते हैं इंसेक्ट्स वगैरह छोटे मोटे, या एग्स वगैरह खा लेते हैं कुछ जानवरों के, पक्षियों के। तो डेट्स वाई ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ये नन वाला ऑप्शन चला गया। आप 50-50 पे हो। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, वैसे तो ये करेक्ट है कि दे स्टोर देयर फूड मटीरियल इन नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड्स, क्योंकि वहाँ पर ये काफ़ी देर तक प्रिजर्व रहते हैं। अब इसको कॉमन सेंस से समझते हैं। अगर नट सीड्स वगैरह को आप खुले आसमान में रखेंगे तो ये होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह है, सब कुछ है, इसके ऊपर ज़्यादा मॉइस्चर के कारण अटैक जल्दी करेंगे। अब अटैक जल्दी करेंगे तो उस वजह से यहाँ पर ये जल्दी से ख़राब हो सकते हैं। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने इसको किस तरह से रिलेट किया। अब समझे कि पहले फ्रिज नहीं होते थे। अगर आप अपने गाँव कुछ वगैरह में कहीं भी गए होंगे जहाँ फ्रिज नहीं होते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, नींबू को प्रिजर्व करने के लिए पहले अपने घर के, जैसे तुलसी का पौधा हो गया आपके घर में, या कोई किसी चीज़ का भी पौधा हो गया, उसको हल्का सा उसके आसपास के एरिया खोद के उसके पास वहाँ पर दबा देते थे, ताकि वो ज़्यादा समय उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके और ख़राब ना हो जल्दी से। तो उस चीज़ से आप इसे रिलेट करते तो कहीं ना कहीं आप लाइक ये कह सकते थे कि आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
मीन्स ऑल्दो मैं ये फिर से कहूँगा, एग्ज़ाम का प्रेशर एक अलग बात हो सकती है, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं यूपीएससी ने आपके साथ कॉमन सेंस के साथ खेला था कि जिसको अगर ये बात पता थी तो वो इस चीज़ को मार्क कर सकता था। दैट्स वाई यहाँ पर आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ऑल्दो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आंसर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेना, आंसर बी रहेगा इसका। मेरे हिसाब से तो इसका बी है, बाकी देखते हैं यूपीएससी का आंसर की क्या आएगा। बिकॉज देखिए इंडिया में बहुत सारी स्क्वेरल देखने को मिलती है, तो इंडियन स्क्वेरल्स के बारे में बात की गई है तो मोस्टली दे लिव ऑन ट्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यस, दैट कैन बी पॉसिबल। यहाँ पर आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो हाइपोथर्मोफाइल्स का। अब सेकंड स्टेटमेंट में आपको कहा गया कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में आप याद रखना, यहां पर आप देखोगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे भी ग्रो कर सकते हैं, एंड एसिडिक मीडियम में भी आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर इनका नाम याद रखना हो तो आप एसिडोफाइल्स नाम याद रख लेना। तो यहां पर ये तीनों ही आपकी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, तो आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द थ्री, यानी तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। अगेन आपका एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन रहा है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल with a stick to scrap insects from the hole in a tree or a log of wood। अब यहाँ पे ये काम करता है आपका ओरंगुटैन। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ना कई बार प्लांट्स के अंदर इनका हाथ नहीं पहुँच पाता है, मतलब कोई लकड़ी का टुकड़ा है इसके अंदर इसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है और इसको वहाँ से खाना निकालना है, और वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफ़ी स्टिकी हैं, तो ये क्या करेगा कि उसको ना एक डंडी लेगा और वहाँ पर डंडी घुमाएगा, अब वो जो स्टिकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके साथ चिपक जाएंगे डंडी के साथ, ये उन्हें पकड़ के खा लेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये काम है ये ऑप्शन बी यानी कि आपका सही करेक्ट आंसर है, ओरंगुटान, ये आपका सही आंसर है। अगेन आपका करंट अफेयर सोर्स रहा है इसका भी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज अबाउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब क्लाइमेट चेंज आपका हर टाइम फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि इसके सोर्स क्या हो सकते हैं। तो एरोसोल हो सकता है, फोम एजेंट्स हो सकते हैं, फायर रिटार्डेंट भी हो सकते हैं, एंड लुब्रिकेंट्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये तो आपने मेरे हिसाब से तो पढ़ा होगा, बिकॉज लाइक काफ़ी टाइम से आपके ये जो टॉपिक है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का किगाली अमेंडमेंट के बाद से भी न्यूज़ में रहा ही है। तो लाइक दिस इज़ द थिंग दैट आई एक्सपेक्ट यू टू नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जैक फ्रूट। शायद आपको ना पता हो, कटहल, अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई है इसके ऊपर। तो जैक फ्रूट जो है ये आपको केरला वगैरह वाले पार्ट में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लाइक अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऐसे एरिया में देखने को मिलता है जहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी रहती है। तो अगर रेनफॉल अच्छी खासी है तो ये जनरली आपका रेन फॉरेस्ट के आसपास देखने को मिलेगा, यानी एक एवरग्रीन प्लांट होगा ये। इसके अलावा अगर बात की जाए महुआ और टीक वुड की, तो जनरली आप मध्य प्रदेश में इसके बारे में सुनते भी हैं। जब कूनो नेशनल पार्क के बारे में आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, तब इन दोनों का नाम मेंशन होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, पहली इनकरेक्ट थी, तो इसका सही आंसर बनेगा ओनली 2। अब अगेन यहाँ पर जो आपको याद रखना है, साइंटिफिक नेम नहीं याद रखना है, आपको जो याद रखना है वो ये है कि ड्राई डेसिडुअस ट्रीज के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, आगे फ्यूचर में भी इसकी प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाइक ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने इंडिया को ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे ये जो फ्लैंक है जहाँ पर आपको लाइक द्वारकाधीश कृष्ण जी की नगरी जो है देखने को मिलती है, वो वाला पार्ट जहाँ पर हम बात करते हैं, या आपको ये याद होगा कि जब इंडियन प्लेट किसके ऊपर थी, रीयूनियन आइलैंड के ऊपर या रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर थी, तो यहाँ पर आपका डेक्कन ट्रैप बना था, बट एक क्रैक डेवलप हुआ था। अब जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो ये क्रैक्ड वर्जन जो था, ये वाला जो पार्ट था, ये टूट के नीचे दब गया था और ये वाला हिस्सा थोड़ा उठ गया था, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है जो आपका रन ऑफ कच्छ वाला यहाँ पर जो पार्ट देखने को मिलता है, ये समुद्र से बाहर आ गया था। तो यहाँ पर इसका अगर करेक्ट आंसर मार्क करना होता तो कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर डी ही बनता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपको देखना हो तो क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। आप इसको ये कह सकते हो कि आपका अभी रिसेंट टाइम में यूरोपियन यूनियन ने एक नए मैकेनिज्म के बारे में बात की थी। आपको शायद पता हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको पता है कि एक कार्बन टैक्स के बारे में बात की थी, जिसे कोई मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा मैकेनिज्म है वो। इसके बारे में जब बात की थी तो आपने देखा होगा कि अपना जो यूरोपियन यूनियन है इसने कुछ एक चीज़ों को टारगेट किया था, जैसे फर्टिलाइजर को किया था, सीमेंट इंडस्ट्री को किया था, आयरन एंड स्टील को किया था। कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस में सेम वही 3 चीज़ें दिख रही हैं, मतलब वन ऑफ द 3 थिंग्स दैट यूरोपियन यूनियन जिसके ऊपर कार्बन
ज़्यादा अमिट करने की वजह से टैक्स लगा रहा था, कार्बन टैक्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन तीनों में अगर आप क्लीन एनर्जी को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो रहेगा, डिकार्बनाइजेशन होगी ही। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन इन तीनों ही केसेस में यूज़ हो सकती थी और इस वजह से यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और इस साल आप देख रहे हैं ना, मैंने ग्रीन स्टील के बारे में पढ़ाया भी था, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी चल रही है कि कैसे हम अपने ब्लास्ट फर्नेस को लाइक क्लीन कर सकते हैं रादर देन यूजिंग कोल। उसमें अगर हम सोलर एनर्जी को यूज़ करें, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस को यूज़ करें तो इट कुड हैव बीन बेटर। तो वो चीज़ आप थोड़ा देख सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये कई बार क्लास में भी मैंने बताया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर आप देखें, अगर आपको चलो पहली स्टेटमेंट नहीं भी पता, दूसरी स्टेटमेंट आपको पता कि ठीक है, या चलो पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या कहता है कि भाई सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रेंट। इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब रिच इन न्यूट्रेंट में कैसे हो सकती है? एक चीज़ बताओ, क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर? अब रेनफॉल होगी तो वहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल आपके मिनरल्स होंगे, क्या वो लीच अवे नहीं हो जाएंगे? अब अगर वो लीच अवे होंगे तो मिनरल्स में तो ये कमी देखने को मिलेगी ना। तो यहाँ पर ही पहली स्टेटमेंट गलत होगी। चलो वो भी नहीं याद था तो ह्यूमस कंटेंट कम होगा। अगर ह्यूमस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रेंट कम हो जाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अरे समझो बात, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और प्लस टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है क्यों अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नई नई बीमारियाँ आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि भैया टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादातर वायरसेस वगैरह के नए वेरिएंट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट अगर आपकी इनकरेक्ट होगी तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ दोनों स्टेटमेंट, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट करेक्ट लिखी है, ये भी गलत हो गया। आपको ये देखना ही नहीं था कि स्टेटमेंट 2 क्या है क्या नहीं, आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो मतलब ठीक है, पहले के मुकाबले थोड़ा जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो बदल गई है, बट यस थोड़ी कुछ एक जगह पर वो अभी भी एप्लीकेबल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका था। आप अगर कॉमन सेंस भी लगाते ना, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे कुछ हद तक। एग्जाम्पल देता हूँ, आप यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ो, नन ऑफ देम आर प्राइवेटली ओन्ड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? चलो पहले ये देख लेते हैं, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है, तो गौतम अडानी को भूल गए क्या आप? अडानी ग्रुप्स के पास भी कई थर्मल पावर प्लांट हैं और इसके अलावा प्राइवेटली ओन्ड आपको देखने को मिल जाते हैं अमूमन। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। मतलब अगर हम बात करें ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट। दूसरी चीज़, नन ऑफ देम कैन बी सेटअप इन दी वाटर स्ट्रेस एरिया। वाटर स्ट्रेस एरिया में अगर हम बात करें, क्या दिल्ली वाटर स्ट्रेस एरिया में आता है? तो आप कहोगे डेफिनेटली दिल्ली में भी पानी की कमी रहती ही है, और वाटर स्ट्रेस एरिया में आता है दिल्ली, पानी की कमी देखने को मिलती है गर्मी में। और अगर हम बात करें दिल्ली में हमारी थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो यानी ये 2 वाला ऑप्शन भी चला गया। अब बचा नन या 1। अब यहाँ पर अगर मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आपको पता होगी शायद स्टेटमेंट, बट गुजरात कोस्टल पावर प्लांट है, यहाँ पर आप कोस्टल वाटर को यूज़ करते हैं, तो ये आपका ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये भी गया, आंसर बन गया डी ऑप्शन। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर आप बेसिकली कई बारी ऑटोमोबाइल्स में भी देखते हैं, गाड़ी के अंदर जैसे आप कवरिंग वगैरह करवाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में भी ये यूज़ होता है, जनरली रिसाइक्लेबल होता है। तो यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर ये कहा गया कि ये रिसाइकल नहीं हो सकते, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ना इसे वापस से रिसाइकल किया जा सकता है। तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो लाइक इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। नाउ अगेन सोर्स बीइंग आपका करंट अफेयर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट हाइड्रोजन। अगेन हाइड्रोजन आपको मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने अभी स्कीम स्टार्ट की थी, आपको पता होगा 19,000 करोड़ से ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है नेशनल हाइड्रोजन मिशन में। तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आने बनते ही थे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल्स की तरह यूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर क्या ये व्हीकल्स को रन करने में यूज़ हो सकता है? तो ट्रेन वगैरह को रन किया गया है जर्मनी में इससे, तो डेफिनेटली ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है। अब इसे ब्लेंड कर सकते हैं नेचुरल गैस से और उससे पावर और हीट जनरेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो सही आंसर आई होप आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर सी ऑप्शन है।
नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता था, बट कॉमन सेंस देखते हैं कैसे यूज़ हो सकते हैं इसमें। पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर। अब जिन्होंने वाटर स्ट्रेस टॉपिक मेरे से पढ़ा होगा ना, उन्हें पता होगा मैंने ये चीज़ बताई थी कि इंडिया, अगर हम बात करें कंबाइंड, जैसे यूएस से जितना यूज़ करता है या आपके यूरोपियन देश जितना पानी यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा इंडिया ग्राउंड वाटर यूज़ करता है, हाईएस्ट है वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब दूसरी चीज़ अगेन कॉमन सेंस, ये मैंने जब वाटर स्ट्रेस टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भी 80% आप पानी किस में यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो एग्रीकल्चर में, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर पानी आपका ड्रिंकिंग वाटर और वर्ल्ड सैनिटेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ तो गलत होगी ना, इसमें कहा गया एक क्वार्टर आपका इसमें यूज़ हो रहा है। जब मैं कह रहा हूँ 80% एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, 10% ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में, एंड 10% आपका यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, तो डेफिनेटली वो 1/5 या आप ये कह सकते हो 25% तो नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पर नगोयो प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाई इसी को रियलाइज़ करने के लिए बेसिकली हमने बायोडाइवर्सिटी कमेटी बनाई थी। ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जिसने भी लाइक बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के बारे में पढ़ा होगा तो उसको ये चीज़ पता होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें, नगोये में हमने बात क्या की थी? फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, हमने इसी के बारे में बात की थी। तो डेफिनेटली ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है सी ऑप्शन। तो ये आपकी डिस्कशन थी। अब एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगा थैंक यू करने से पहले कि व्हाट वी शुड फोकस अपॉन। देखिए, पहली चीज़ मैंने हमेशा से कहा है, बायोडाइवर्सिटी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से इस साल भी बहुत से क्वेश्चन आए, ऑल्दो अनकन्वेंशनल थे, बट अब हमें थोड़ा स्पीशीज़ के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और किस तरह की हैबिट्स वो परफॉर्म करते हैं इनके ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें खासकर दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, एक तो मिटिगेशन फ्रंट पे और दूसरा फोकस किया जाता है क्लाइमेट चेंज में। अगर हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या नए इनिशिएटिव ले गए हैं या क्या नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी वन ऑफ देम। तो कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन के लिए क्या हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन सभी पार्ट्स को अगर आप फोकस करेंगे तो आपका आने वाले समय में जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर हो सकते हैं। आप स्टैटिक पढ़िए, स्टैटिक पढ़ने के बाद करंट अफेयर में अपने सोर्सेज थोड़े डिवर्स करने पड़ेंगे। इन सोर्सेज के बारे में हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे कि क्या रहने चाहिए जहाँ से आप अपने लाइक डायनामिक पार्ट को कवर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में आप जवाब ज़रूर देना। धन्यवाद।